जब भी कभी क्लास में कोई नई कॉन्सेप्ट में शुरू करता हूं ना, तो बच्चों का पहला सवाल होता है कि अरे सर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। और वैसे भी आपको पता है, आज मैं लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मैट्रिसेस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, मैं आपको कुछ दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज है। वैसे तो ये मार्केटिंग वाला पिक है, बट इसका आज हम लोग बहुत तरीके से यूज करने वाले। मैट्रिसेस एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो, मैट्रिसेस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्पेसिफिक मैनर। तो कहीं रोज और कॉलम्स का कोई कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है और जो नंबर्स है उनको प्लेस किया जाता है, उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। अब ऐसे सुनोगे तो परेशानी तो आपको जरूर होगी। मैं आपको बताता हूँ, जब आप मार्केट में कहीं फोन खरीदने जाते हो तो बहुत सारे लोगों का बेसिक क्राइटेरिया होता है कि कैमरा अच्छा होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक फ़ोन खरीदो जो कि जिसका कैमरा 24 मेगापिक्सल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 24 मेगापिक्सल। अब आप जाओगे, स्पेसिफिकेशंस देखोगे, फोटो निकाल के चेक करोगे। मुझे बताओ, फोटो निकालने के बाद हाउ डू यू चेक कि ये सच में 24 मेगापिक्सल का है या फिर नहीं है? तो मैं आपको बताऊं, देखो फॉर एग्जांपल, आपने अगर ये फोटो खींची हुई है तो इस फोटो का आप डिटेल में जब जाओगे तो आपको वहां पे एक रेजोल्यूशन करके कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन में जब जाओगे तो यूल अंडरस्टैंड कि वहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ जरूर दिखाई देगा। कुछ नंबर्स रहेंगे जो कि इस पैटर्न में लिखे हुए आपको दिखाई देंगे। 6000 इंटू 4000 मैंने रैंडमली एक यहाँ पे नंबर जो है वो कंसिडर किया हुआ है। अब आप मुझे बता दीजिए, व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब है कि आपकी जो इमेज है वो बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस में स्प्रेड की गई है यूजिंग पिक्सल्स। यूजिंग व्हाट? पिक्सल्स। तो देखो, कंसिडर दिस एज एक्स एक्सिस एंड दिस एज योर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में 6000 पिक्सल है और वाई एक्सिस के लिए 4000 पिक्सल्स दिए हुए। तो आप मुझे बता दो, एक प्यारी सी इमेज जो है वो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनको तो 6000 इंटू 4000 विल गेट टू नो कि आपको 24 मेगापिक्सल वाली इमेज जो है वो दिखाई देना शुरू होगी। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? पिक्सल्स। उन्हीं का अरेंजमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। अब जो वीडियो अभी शूट हो रहा है वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, वहाँ पे भी मैट्रिसेस यूज़ हो रहा है। आपकी टीवी की, मोबाइल की, लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है उसको भी रेजोल्यूशन होता है, वहाँ पे भी आपका मैट्रिसेस यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने दिए हुए, जैसे कि वीडियो गेम्स। आजकल पबजी है, बहुत सारे ऐसी गेम्स हैं। उन गेम्स में जो कार्टून्स हैं, एनिमेशंस होते हैं, वहाँ पे मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है। ईसीजी का एनालिसिस हो, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट जो है वहाँ पे मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ न्यूरल नेटवर्क है, फेस रिकग्निशन है, बायोमेट्रिक जो आपका थंब वाला जो एनालिसिस रहता है उसके लिए यूज होता है, रोबोटिक्स है, सिग्नल प्रोसेसिंग है। मेरे भाई, कभी आपने आपकी इमेज को ऑब्वियसली आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपलोड तो किया ही होगा। अब उसको अपलोड करने से पहले आई नो, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने फिल्टर्स जरूर यूज किए होंगे। तो ये जो फिल्टर्स बने हुए ना, वहां पे भी आपको मैट्रिसेस का एप्लीकेशन दिखाई देगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार ऐसे होता है कि आपने 12th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए पूछा जाता है। अब ये इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, बहुत बार हमें ये ज़रूरी होता है कि जो डेटा है ना वो सिक्योर हो, इसीलिए डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है एक साइड से, और जब रिसीविंग एंड पे वो डेटा आता है तो एट दैट टाइम उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूज होता है वो होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। यानी कि मिलिट्री के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की ज़रूरत होती है, यहाँ पे भी हम लोग मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। और तो और, अब आप बोलोगे सर इतने सारे एप्लीकेशंस, एक और अच्छा एप्लीकेशन मुझे याद आया। आजकल देखो, कहीं पे भी आप ओवर स्पीड कर रहे हो, कहीं पे भी आप ट्रैफिक सिग्नल जो है अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो ना, या फिर आपने हेलमेट नहीं पहना हो तो ना, आपका बढ़िया सा एक फ़ोटो निकाला जाता है और वो आपको एक एसएमएस भी आता है और फोटो आपके मेल पे आता है। तो वो जो फोटो निकाला जाता है ना, वहाँ से आपका नंबर जो है गाड़ी का, वो जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके लिए जो एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है, वहाँ पे भी मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है। अब आप पूछोगे, अरे सर बस करो, इतने सारे एप्लीकेशंस हमें कहीं पता भी नहीं थे कि इतनी जगह पे हम लोगों को मैट्रिसेस को यूज़ करना है। अब इसके लिए हार्डवेयर में कोई सॉफ्टवेयर डालने की जो ज़रूरत रहती है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, नाम बस आपको पता रहने दो, ज़रूरत नहीं है इतनी हम लोगों को, यूसेज तो हम लोग यहाँ पे अभी तो नहीं कर रहे, बट आगे जाके देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड मैट्रिक्स लैबोरेटरी, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है मैटलैब, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है और फिर जाके उसको हार्डवेयर में
इंस्टॉल किया जाता है। तो इतने सारे एप्लीकेशन के साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आपको एक और डायमेंशन दिया है ज़रूर सोचने का कि हाँ भाई मैट्रिसेस सही से आना ज़रूरी है। अब आप पूछोगे क्या सर इसमें से ऐसे कौन से एप्लीकेशन जो हम लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो रुको भाई, एप्लीकेशन अभी नहीं पूछे जाएंगे, अभी हम लोग बेसिक के ऊपर काम करते हैं। तो क्या क्या बेसिक्स हो सकते हैं यार, देखो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको लिखना है तो मैंने बोला था कि अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, जैसे कि इफ आई टेक 1 2 3 लेट्स से 2 3 4 एंड देन लेट्स से 3 4 एंड 5, इफ आई टेक दिस राइट। अब देखो इसको मैं a इज इक्वल टू समथिंग समथिंग लिख रहा हूं, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखने के लिए आप लोग एक एनवेलप यूज करते हो, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जिस तरीके से इसको लिखा हुआ है आप देख सकते हो, रोज जो होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करके हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये देख सकते हो एक रो, दो रो और तीन रो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। आई एम डैम श्योर कि अब आपको पता चला है कि हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने के बाद जो मिलता है उसको हम लोग रोज बोलेंगे। अब देखो वर्टिकली अगर आप ट्रैवल करोगे तो वर्टिकली जब आप यहाँ पे ट्रैवल करते हो ना तब आपको जो मिलता है वो मिलता है कॉलम। सो कॉलम के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो आई कैन से दैट दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड व्हाट, कॉलम 3। तो मुझे बता दो अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में, जहां पे मुझे R इंटू सी का पैटर्न यूज करना होता है। तो मुझे बता दीजिए R का मतलब होता है रोज, तो कितने रोज है मेरे भाई यहाँ पे 3, कितने कॉलम्स है मेरे भाई यहाँ पे 3। सो ये हो गया आपका 3x3 का मैट्रिक्स। समझ में आया किस तरीके से रोज होते हैं, किस तरीके से कॉलम्स होते हैं। एक और बात, अरे सर रुको आपको नहीं पता है, मुझे अगर कोई एक हाथ मैट्रिक्स लिखना है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या आप इसके बारे में हमें कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करोगे क्या? जरूर दूंगा भाई, आप मुझे बता तो दो आपको क्या चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लेट्स से इसको हम लोग गायब करते हैं अभी फिलहाल। हाँ, अब आप मुझे इसको देख के बता दो कि यहाँ पे कितने रोज और कितने कॉलम्स। आई नो आप बहुत स्मार्ट और एप्लीकेशंस तो मैंने बताया तो आपको इतना तो आना चाहिए था। तो देख लेना भाई, इस तरीके से अगर मैं रो ट्रेवल करूँ तो एक रो, दो रो, तीन रो। सो मुझे यहाँ पे R1 R2 R3 के हिसाब से रोज अगर मैं पहले लिखूँ तो ये 3 बाय समथिंग समथिंग होगा। बता दीजिए कॉलम्स कितने। कॉलम्स भी अगर आप देखोगे यू विल कम टू नो कि यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कितने कॉलम्स मिले 2। सो दिस इज नथिंग बट 3/2 ऑर्डर का क्या हो गया आपका मैट्रिक्स हो गया। एक और बात, अरे सर जी ये 1 1 क्या लिख रहे हो, 1 2 क्या लिख रहे हो, तो मैं बताता हूं यहाँ पे ये जो A और साथ में यहाँ पे जो लिखा जाता है ना दिस इज I और यहाँ पे हम लोग लेट्स से दिस इज नथिंग बट J। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट A को बोला जाता है एलिमेंट, राइट। I इज नथिंग बट पोजिशन, कहां पे, रो पे आपकी पोजीशन क्या है, और J जो है वो बताता है कि कॉलम में आपकी पोजीशन जो है वो उस एलिमेंट की कहां पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें आपको पता होना। तो अगर आपका मैट्रिसेस का बेसिक अगर आपको पता है तो अभी जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, बट मैं आपको ऊपर से बता देता हूं कि क्या क्या टाइप्स रहते हैं। आपने पहले भी कभी बहुत बार ये टाइप्स जो है वो देखे होंगे, बट फिर भी चलिए, नाम से पता पड़ रहा है, नाम में लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। तो कोई भी एक हाथ मैट्रिक्स जो कि आपको अगर इस तरीके से दिखाई दे 1 2 और 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज क्लियरली नोन टू बी एज व्हाट, रो। इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोला जाता है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अगर ये 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है तो इसका ऑर्डर बता सकते हो कितनी रोज है। भाई एक ही रो है ना यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 1 रो, लेकिन कॉलम वाइज अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिखाई देंगे। सो दिस इज 1/3 का मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिखाई देता है। सो इन जनरल इफ यू आस्क मी, जो फॉर्मेट होता है दैट फॉर्मेट इज बेसिकली नोन टू बी एज, इन जनरल आप यहाँ पे यू कैन हैव A B C इस तरीके का पैटर्न जो है जहां पे आपको मिलेगा, दिस इज नोन टू बी एज व्हाट, आपका रो मैट्रिक्स। अब सर जी कॉलम मैट्रिक्स बताइए, बस जो है अभी जैसा है हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल बना दीजिएगा। सो ये अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3, तो ये कौन हो गया, अभी देख लेना यहाँ पे रोज कितनी है 3, लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ अकेला है, तो दिस इज 3/1 ऑर्डर का, यानी कि ये क्लियरली आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया जिसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। सो इन जनरल इसको आप
आप कैसे लिखोगे, तो इन जनरल लिखने की बारी आएगी तो दिस इज ए बी सी डॉट 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 के हिसाब से आप इसको लिखने की पूरी कोशिश करोगे। तो मेरे दोस्त ये देख, यहाँ पे हम लोगों ने रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के बारे में देखा, उसके बाद देखो क्या नाम से ही पता चलता है जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। मुझे बता दो जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स का मतलब ही क्या है। ये तो है आपका मतलब, देख लो अगर मैं ऐसे लिखूं 0 0 0 0, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर मैं एक और ले लूं 0 0 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ओवरऑल वैल्यूएशन जो है वो थ्रू आउट 0 है, उस मैट्रिक्स को बेसिकली बोला जाता है नल मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स। तो बेसिक 3 चीजें तो आपको पता पड़ी। अब सर जी और बता दीजिए, और हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो देख लो स्क्वायर मैट्रिक्स, सब कुछ नाम के हिसाब से पता पड़ रहा है हम लोगों को। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो जो आपका जैसे m इंटू एन में हम लोग जब अगर कोई किसी रो और कॉलम में हम लोग लिखते हैं तो m इंटू एन में अगर मेरा m इज इक्वल टू n हो, ऑब्वियस है, तब जाके ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। सर जी एग्जाम्पल देख भाई, एग्जाम्पल तो मैं दे सकता हूँ बट यार क्या आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। 1 2 3 4 ले बता दे कितनी रोज है, 2, कितने कॉलम्स है, तो ये हो गया दिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। एम आई करेक्ट, समझ में आया। अब नहीं सर सिर्फ 2 बाय 2 दिखा दिए आप तो कोई और भी दिखा दीजिए एग्जाम्पल। मैं बता रहा हूँ ना आपको 1 2 3 ले लो, 2 3 4 ले लो, 3 4 5 ले लो। आप इसको भी जब प्यार से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी आपको ये 3 बाय 3 यानी कि स्क्वायर, दिखने में ही स्क्वायर है, तो दिस इज नोन टू बी एज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अरे सर अब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, बता दीजिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। रुको आपको बढ़िया सा तरीका बताता हूँ। कोई भी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है उसको 2 तरीके से लिखा जाता है। बहुत बार तो लोग उसको AT यानी कि T के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो AT वाला फॉर्मेट जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, राइट, या फिर आप उसको A डैश के हिसाब से भी लिख सकते हो। तो आपको जो जिस तरीके से लिखना है आप लिख सकते हो। जस्ट हैव अ लुक एट इट। मैं आपको एक यहाँ पे मैट्रिक्स दिखा देता हूँ 1 2 3 एंड लेट्स से 4 5 6, राइट। अब मुझे बता दो अगर ये आपका ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे दोस्त। अगर आप इसके ट्रांसपोज के बारे में बात करोगे ना तो आपको बस करना क्या है पता है, जो भी रो में है उसको कॉलम में लिखो और जो कॉलम में है वो रो में लिखो। तो एक काम करो, हम आप लोग किसी एक को पकड़ लो, सारी रोज को कॉलम बना दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6। तो आप देखो जो आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है उसको वर्टिकल बनाने का काम भी ये कर सकता है। सेकेंड चीज स्क्वायर मैट्रिक्स में भी देखो ये अल्टी पल्टी मारेगा 1 2 3 2 3 4 और 3 4 5 के हिसाब से दिखाई देगा। सो ट्रांसपोज इज नथिंग बट रो को कॉलम में लिखना और कॉलम को किस में लिखना, रो में लिखना। तो ये चीज आपको पता पड़ी। तो AT या फिर A डैश में भी कभी कभी इसको लिखा जाता है, बस याद रखना आप लोग। अब इसके बाद आती है बारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बता दूं मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, मैं बताता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखता कैसे है। A let's say B, let's say C, then there is H G F एंड देयर इज HGF। अब आप बोलोगे क्या सर अभी तो बोला था अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बोलते बोलते आप लोग तो अल्फ़ाबेट्स पे आ गए। रुको भाई, मैं अल्फ़ाबेट पे नहीं आया हूँ, आप बस इसका फॉर्मेट समझ लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ABC जो है व्हाट आर दीज आर ऑलवेज नोन टू बी एज व्हाट, क्या होते हैं ये डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये डायगोनल के अगर एलिमेंट्स है तो इसके ऊपर के सेक्शन में देखो HGF दिखाई दे रहा है, नीचे के सेक्शन में भी देखो HGF दिखाई दे रहा है। प्लेसमेंट देख ले मेरे दोस्त। मैं आपको बताता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो दिखाई देता है लेट्स से 1 2 3 अगर मैं लूँ यहाँ पे, इफ आई राइट -2 3 लिखूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 लिखूँ तो यहाँ पे 5 आएगा। तो आप प्लीज चेक करना, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स पिक करो और अगर उसका फॉर्मेट डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन ऊपर और नीचे अगर आप फॉर्मेट देख रहे हो तो फॉर्मेट में HGF फॉर्मेट जो अगर आपका मैच होते हुए दिखाई दे रहा होगा तो उसको बिना यहाँ पे कोई संकोच किए आप लोग लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट कौन सा वाला मैट्रिक्स, सिमेट्रिक वाला मैट्रिक्स। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट। अब अरे सर जी सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी कभी आपको दिखाई पड़ता है आपको बस एक चीज ख्याल रखनी है, आपके सारे डायगोनल एलिमेंट सबसे पहले तो क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद अगर आप यहाँ पे HGF लिख रहे हो तो यहाँ पे होना चाहिए -H
माइनस जी एंड माइनस एफ। अब मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझ में आ चुका है कि डायगोनल एलिमेंट 0 और बचा हुआ सेट एच जी एफ अगर ऊपर के सेक्शन में पॉजिटिव है तो नीचे के सेक्शन में नेगेटिव है, नीचे के सेक्शन में पॉजिटिव होगा तो ऊपर के सेक्शन में नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक का कोई सोर्स और एग्जाम्पल दिखा दो ना यार। चलो भाई ले लो आप एग्जाम्पल, आप भी खुश रहना। 0 let's say 0 then have 2 3 and 5 and then you have -2 -3 and -5 ऑन बोर्ड। और ये देखो दिस इज क्लियरली नोन टू बी एज आपका कौन सा वाला मैट्रिक्स हो गया दोस्त, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब अच्छे खासे मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्जन के लिए कौन सा मैट्रिक्स लिखा है दोस्त। यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट डज दैट मीन? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स अभी अभी हम लोगों ने देखे, ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे बस उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही जिंदा है, बाकी सब कुछ जो है वो डेड हो चुका है, बाकी सब कुछ जो है वो जीरो हो चुका है। ऐसे मैट्रिक्स को आप लोग बोलोगे कि भाई ये मेरा डायगोनल वाला मैट्रिक्स है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़, सर जी अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम लोगों ने एक स्केलर मैट्रिक्स करके नाम सुना हुआ है, तो बताओगे क्या है? तो देखो भाई ये जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट मेक श्योर कि इस केस में ये सब कुछ स्केल्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट आपका स्केलर मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे 2 2 2 होगा, 3 3 3 होगा, 5 5 5 होगा, 7 7 7 होगा, तो स्केल्ड वर्जन आपको दिखाई देता है। दिस इज नोन टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। बट डायगोनल में आप देखोगे तो 1 2 3, सो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स कैन नॉट बी सेड एज टू बी स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गई। अब उसके बाद जाते हैं नंबर 9 के लिए, जो कि कंसिडर किया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये जो होते हैं ना, सबसे पहले तो याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होते हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में है और उसको लिखा भी बहुत प्यार से जाता है। इट इज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वाई। तो देखो कैसे लिखा जाता है, 1 0 और लिखा जाता है 0 1। कितना प्यारा है देखो। तो अदर वे अराउंड स्केलर ही है बट स्केल ही नहीं हुआ है, तो क्लियरली कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा है। और तो और कोई भी ले लो, अभी ये तो आपका हो गया ऑर्डर 2 हो गया, आप इसको 2 लिख सकते हो। ऑर्डर 3 में भी आप इसको लिख सकते हो, देख सकते हो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 कितना हुआ 1। ये देखो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1, बाकी सब कुछ 0 0 0 0 0 0 0 दिखाई देता है। सो दिस इज नोन टू बी एज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और डाउट, सर जी 4x4 पे जा सकता है क्या? जा सकता है सर, 3x4 नहीं हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो होते हैं ये हमेशा आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होते हैं। तो प्लीज इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। तो चलो नंबर 9 भी हो गया। अब जाते हैं अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। ये ना बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखता कैसे, लोअर ट्रायंगुलर दिखता कैसे। तो मैं आपको बता दूं कैसे दिखता है। देखो ए इज, मैं ऐसे रैंडमली ए लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये बहुत पसंद है, तो यूजुअली ए के नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अरे यार ये देख लेना, कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल रहा है और दूसरा एक मैट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको कैसे मिल रहा है। लेट्स से ये हो गया इधर पे, तो हम लोग इसको 1 2 3 लिखते हैं, 4 5 के हिसाब से लिख लेते हैं, 5 के हिसाब से लिख लेते हैं 6। तो आप देख लेना यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। चलो अब डिस्कशन करते क्या है, कैसा है, किस तरीके से। तो देखो सबसे पहले तो ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल बन रहा है, अपर मतलब ऊपर ट्रायंगल बन रहा है। आप देख लेना, मैं यहाँ पे एक ड्राइंग आपको दिखा देता हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये जो डायगोनल के ऊपर का सेक्शन है, डायगोनल के ऊपर का सेक्शन जहाँ पे डेटा है, डायगोनल के नीचे का सेक्शन जहाँ पे डेटा बिल्कुल नहीं है। सो ऊपर डेटा है इसीलिए दिस इज नोन टू बी एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? सो डेटा प्रेजेंट ऊपर, किसके ऊपर? डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के जस्ट नीचे आपका डेटा प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अगर आपको बेसिक आइडिया आ चुकी है तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो बेसिक टाइप्स जो थे मैट्रिसेस के वो हम लोग अभी खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। देखो जब भी कभी आपकी अरेंजमेंट ऑफ नंबर खत्म हो जाए, आपको जो मैट्रिक्स दिखाई देता है उस मैट्रिक्स का ओवरऑल वॉल्यूम, उसका वजूद जो होता है ना, उसकी वैल्यूएशन जो होती है ना, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। अब लिखा किस तरीके से जाता है? तो सबसे पहली चीज आप देखो, यहाँ पे हम लोगों को कोई स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को मॉड की साइन देनी पड़ेगी। दोनों तरफ आपको एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ और सिर्फ
एप्लीकेबल है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये दो चीज़ों में आपको बहुत ख्याल रखना होगा कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब चलो ना सर कोई बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलो भाई मैं अभी एक एग्जांपल दे ही देता हूँ आपको। फॉर ए इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 एंड लेट्स से 7। ओके तो मुझे बता दो ए आपको कितना दिया है, अभी 2/2 का दिया हुआ है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप तो खुश हो ना अभी। अब इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने आपको बोला था, मॉड। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसे ही दिखा, इधर से भी आप लोग ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट ये हटा दो, यहाँ पे लिखो 1 2 3 और 7। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जाओगे तो बहुत अच्छी चीज आपको करनी है, आपको बस क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना है, टेढ़ा वाला मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बता दो पहले शुरू होता है इधर से, तो 7 into 1 करोगे तो you'll get 7 over here एंड देन 3 into 2 करोगे तो 6 over here एंड उन दोनों में क्या करना है आपको, तो दो मल्टीप्लिकेशन के बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन आएगी। तो योर आंसर इन दिस केस वुड नथिंग बट सिंपली आपका बस और बस 1 आएगा। और मेरे भाई ये हो गया आपका 2/2 खत्म, फिनिश्ड। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, काम करो ना, अभी आप ये जो हमें 2/2 के लिए बता रहे हो ना, ये सेम चीज क्या आप हमें 3/3 के लिए बता सकते हो? ओके चलो आपको ले लेते हैं अपन फॉर बी ले लेते हैं अभी एंड लेट्स हैव 1 - 2 1 2 3 1 4 2 एंड माइनस 4 2 एंड लेट्स से 0। ठीक है तो देखो अब मुझे ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है भाई? 3/3 का मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या करना चाहिए, मैंने इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखना चाहिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो दिखाई देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 - 2 1 देन 2 3 1 देन 4 2 और यहाँ पे बढ़िया सा कितना आया 0 आया। अब जैसे ये आया डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको पिक करना है। देखो सबसे पहले आपने 1 को लिखना है, लिख लिए। जैसे ही आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को चुना उसके बाद उसकी रो और उसका कॉलम छुपाओ। ये देखो उसका रो और उसका कॉलम मैंने छुपाया, आई होप आपको दिख रहा है। बचा क्या आपके पास 3 1 2 0। यहाँ पे ये 2/2 वाला स्ट्रेटेजी यूज करो यानी कि 3 into 0 - 2 into 1। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3 into 0 यानी कि 0 - 2 into 1 इज नथिंग बट 2। डिड यू गेट माई पॉइंट? देखो 1 को आपने लिया, उसका रो और कॉलम छुपाया, तो बचे ये 4 मेंबर्स। यहाँ पे आप लोगों को ये जो डिटर्मिनेंट वाला जो यहाँ का एनालॉजी वो यूज करना है, बस समझ में आया? अब उसके बाद अरे सर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको पकड़ना है। तो देखो यहाँ पे इसको ऑलरेडी आपने -2 यहाँ पे लिख दिया और याद रखना ये लिखने के बाद आपको इसका रो और कॉलम छुपाना है। तो देखो और 4 मेंबर्स दिखे आपको, चारों एलिमेंट्स कौन से 2 1 4 0 करो क्रॉस में मल्टीप्लाई तो 0 - 4 दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पे 0 - 4 लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो आपका कौन होगा दोस्त? 1 होगा। ऑफ कोर्स मैंने इस 1 को यहाँ पे लिख दिया। वंस आई राइट दिस एज 1 तो इसका रो और इसका कॉलम अगर हट गया तो बता दो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा? 2 into 2 4 और ये अब हो गया -12। सो यहाँ पे 4 -12 हो जाएगा। और तो और सर ऐसे थोड़ी होता है, बीच में थोड़ी इतनी बढ़िया सी गैप होती है। गैप नहीं होती है दोस्त, ये जो वर्जन जो लिखे जाते हैं वो प्लस माइनस प्लस के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे आपका कौन सा वर्जन आएगा? प्लस। वेरी सिंपल, बढ़िया सी एनालॉजी। अब देखो किस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको मिलता है -2 देन +2 इंटू यहाँ पे -4 एंड देन यहाँ पे माइनस कितना आएगा? 8 आएगा, आई थिंक सो, राइट। तो देखो अब यहाँ पे -2 -8 और यहाँ पे -8 करोगे तो -16 -2 आएगा -18 वट एवर इट इज। भाई कितना भी खराब दिखने दे, ये अपना किसका आंसर आ गया? डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। भाई इजी है, समझ में आया? अब आप बोलोगे वाह सर डिटर्मिनेंट हम लोगों को आ गया, लेकिन ये तो हम पहले भी सीख चुके थे। रुको आपको एक नई चीज सिखाता हूँ, अगर आपको पता नहीं होगी तो देखो तो सही। अगर आपका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आया तो आप उसको बोलोगे दिस इज नोन टू बी एज कौन सा वाला मैट्रिक्स? याद रखना ये एमसीक्यूज में बहुत परेशान करता है। अगर आपके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया तो द मैट्रिक्स इज कौन सा वाला मैट्रिक्स? सिंगुलर वाला मैट्रिक्स। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आया तो दिस इज नोन टू बी एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थी आज की ताज़ा खबर जहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ें पता पड़ी कि डिटर्मिनेंट 0 होता है तो क्या बोलते हैं मैट्रिक्स को, और ना ही 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट। तो अब देखो डिटर्मिनेंट आपको पता चला। डिटर्मिनेंट के बाद नेक्स्ट बारी आती है माइनर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करने की। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। बस देख लेना किस तरीके से मैं यहाँ पे आपको, अब कोई भी एक हाथ मैट्रिक्स ले लेता हूँ यार।
1 2 -1 3 1 2 देन 0 4 एंड लेट्स से -1, राइट? ओके, तो ये मैंने ले लिया 3x3 का मैट्रिक्स। अब आप मुझे बता दीजिए इस मैट्रिक्स के लिए मुझे फाइंड आउट करना है माइनर ऑफ, सबसे पहला एलिमेंट कौन है यहाँ पे 1, यानी कि A1 1 पोजीशन है, यानी कि कौन है, दैट इज 1। तो बता दो इसका माइनर क्या आएगा। आपको पता है ये बहुत ईजी है माइनर फाइंड आउट करना। देखो अब आपको इस लोकेशन के लिए माइनर फाइंड आउट करना है ना, तो जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, इसका रो और इसका कॉलम हटा दो तो बचता क्या है आपके पास, 1 2 4 और -1, राम राम, माइनर खत्म। समझ आया? सच्ची में समझ में आया? एक काम करो, आप मुझे बता दो, अभी मैं आपको पोजीशन देता हूं, देखो आप माइनर ऑफ लेट्स से 4, इसका पोजीशन बताता हूँ मैं, टेक्निकली इसका पोजीशन है A32, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब 4 के लिए मुझे बताना माइनर किस तरीके से आता है। भाई बिल्कुल यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, मुझे एकदम सही से बताएगा माइनर किस तरीके से आता है। सर ने बोला था अगर 4 के लिए फाइंड आउट करना है तो उसका रो उसका कॉलम हटा दो तो बचता क्या है, रो और कॉलम हटा दिया तो बचता है 1, साथ में -1, देन देयर इज 3 एंड देन देयर इज 2। मेरे भाई उसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे ना उसको आप बोलोगे इज नथिंग बट व्हाट, माइनर। तो मुझे तो लगता है माइनर फाइंड करना आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। तो आप इसको अदर वे राउंड भी लिख सकते हो। पता है इसको कैसे लिखा जाता है? अब ये माइनर ऑफ 1 जो है ना, यहाँ पे माइनर ऑफ 1 ही लिख देता हूँ एंड वी कैन जस्ट हैव अ डिस्कशन। ये अब कौन सा हो गया, लोकेशन कौन सी हो गई, A11 होगी। तो आप इसको एक और तरीका है, इसको आप M11 भी लिख सकते हो, M11, और इसको आप लिख सकते हो M32। सो लोकेशन के हिसाब से आप उसका नंबरिंग करोगे तो IJ फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो और कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आई होप सो आपको माइनर वाली कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम सही से पता चलिए। नंबर्स भी आ सकते हैं, देखो ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा -1 और ये आएगा -8, तो ओवरऑल आंसर इज व्हाट, -9। सिमिलरली ये आएगा यहाँ पे 2 और ये आएगा -3 आएगा, सो 2 + 3 कितना आएगा, 5। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड माइनर्स। तो हर एक चीज़ के माइनर फाइंड कर सकते हो, हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। तो भाई इतना काम तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, आगे के कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाए तो आप उसके माइनर मुझे फाइंड करके दे दो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए, नोन टू बी एज कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। आपने सारे नाम सुने भी होंगे बट बहुत बार ऐसे होता है ना, जब एग्जाम की बारी आती है, रिवीजन की बारी आती है ना, तब चीज़ें क्लिक नहीं होती है। देखो अब कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, देखो कैपिटल में A और लिखा हुआ है IJ इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है I + J। अब I आपको पता है पोजीशन ऑफ व्हाट, रो का पोजीशन, और J इज नथिंग बट व्हाट, कॉलम का पोजीशन, और साथ में MIJ। M तो अभी अभी देखा है दोस्त, अब M पे तो कोई चिल्लाएगा नहीं भाई, M तो इतना प्यारा है। M खुद हम लोगों को थोड़ी देर पहले बोल के गया है कि मैं हूँ वही जो माइनर कहलाता है। अब बता दो यहाँ तक आने के बाद किसी भी एक एलिमेंट के लिए आप मुझे यहाँ पे अब कोफैक्टर निकालने की कोशिश करोगे, आंसर दोगे। चलो मैं हेल्प करता हूँ आपको। लेट्स से पहले तो अपन अच्छे बच्चों की तरह A11 के लिए निकालते हैं। सो लेट्स से A11, तो बता दो आंसर क्या आएगा, -1 यहाँ पे I की जगह पे 1, J की जगह पे भी क्या आएगा आपका 1 आएगा, करेक्ट है ना फॉर्मूला वाइज। और यहाँ पे आपने M11 लिखना है। अब आप मुझे सच्ची बताओ, -1 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, करेक्ट है। फिर यहाँ पे अब मुझे बता देना माइनर फॉर 1 कैसे सिखाया आपको, ये माइनर फॉर 1 के लिए इस पोजीशन को आपको रो और कॉलम में छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ये वर्जन, बचे हुए लोग, यानी कि A22 A23 A32 और यहाँ पे A33 मिलेगा। तो ये जब सॉल्व होगा ना दोस्त, तो सॉल्व होने के बाद आपको आपका फाइनल आंसर दिखाई देगा। अब ऐसे आप हर एक को फैक्टर को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से 1 2 आप मुझे दोगे क्या, 1 2 का आंसर क्या आएगा, -1 यहाँ पे आएगा 1 + 2 और यहाँ पे M(1 2) लिखोगे तो बता दो -1 का क्यूब होना है। अब यहाँ पे पोजीशन में कौन कौन बचे, 1 2 वाले आपके एलिमेंट को आपको छोड़ना है, रो और कॉलम हटा दिए तो आपको यहाँ पे मिलता है A21 A23, है ना। सिमिलरली A31 और यहाँ पे मिलता है आपको A33। सो दिस इज हाउ आप लोग हर एक कोफैक्टर को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे जैसे सारे के सारे कोफैक्टर्स आएंगे तो उन कोफैक्टर्स को आप लोग इसी पोजीशन पे लिख सकते हो, तो आपको कोफैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो कि आपको इनके वैल्यूज आने के बाद आप उसको राइट कर सकते हो। आया समझ में किसी भी एलिमेंट के लिए? अब आपको एक काम करना है, बस मुझे ट्रायल के लिए A23 का आप मुझे आंसर देना क्या आता है, राइट। तो A23 वाला जो है वो आपके लिए मैं एज इन होमवर्क यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सो ये आपने मुझे बताना है कि क्या आता है, कैसे आता है, किस तरीके से इसको वर्कआउट किया जाता है। तो अगर ये आ रहा है आपको तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट क्या होता है दोस्त,
डेफिनेशन से ही सारी चीजें क्लियर होती है, बस देख लेना। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं, इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। देखो अभी अभी इसके पहले स्लाइड में मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से कोफैक्टर को फाइंड आउट किया जाता है। कंसिडर करो, मान लो कि आपने बढ़िया सा यहाँ पे कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स रेडी कर दिया जिसके आंसर्स इधर से उठाया और आपने यहाँ पे लिख दिए थे, राइट। अब ये जो मैट्रिक्स है, लेट्स से अगर ये मेरा मैट्रिक्स आ गया बी, राइट, और मैंने यहाँ पे इसका कोफैक्टर वाला एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया, तो अब अगर मैं इस बी का ट्रांसपोज लूँ तो मुझे जो मैट्रिक्स दिखाई देगा उस मैट्रिक्स को बोला जाता है एडजॉइंट। तो बहुत सिंपल है, आपको पूरी प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर्स निकालने के, एक बार कोफैक्टर प्लेस करने के बाद उसका बस क्या लेना है, ट्रांसपोज। हम लोगों ने देखा है किस तरीके से ट्रांसपोज लिया जाता है। तो ये इतना सब कुछ आ जाने के बाद आपको आपके एडजॉइंट का जो है वो यूसेज मिल जाएगा। अब ये यूज कहाँ किया जाता है, एडजॉइंट जो है ना, इट इज यूज्ड टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, ये आपको यूज किया जाता है सबसे पहले तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सेकेंड चीज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके ट्रांसफॉर्मेशंस है जहां पे आपको मैपिंग करनी पड़ती है, उस मैपिंग के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है एडजॉइंट फाइंड आउट करने की। सो ये दो है उसके यूसेज एडजॉइंट के जो आपको पता होने चाहिए। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नथिंग बट व्हाट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने बोला था इंक्रिप्शन लगता है, डिक्रिप्शन लगता है, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। वन ऑफ द एफर्ट इज द फॉर्मूला, आप देख सकते हो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है ये, मॉड ऑफ ए, क्या बोला जाता है उसको, डिटर्मिनेंट। सो 1 upon whatever is the value of your determinant and adjoint, whatever is the value of your adjoint वाला मैट्रिक्स। तो adjoint वाला मैट्रिक्स आएगा इधर पे और यहाँ पे 1 upon determinant के एलिमेंट आएगा और आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, सॉरी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, वो क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो दोस्त, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको बस सीक्रेट बता देता हूँ। अगर मेरे पास ए नाम का कोई मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 2 3 0 0, लेट्स से 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, राइट। हाँ, अब देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है ना। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर मुझे इसका ए इनवर्स निकालना है ना, तो किसी को मत बोलो ये ए इनवर्स बहुत ईजी है। आपको बस क्या करना है पता है, 1/2, 2/2, सॉरी 1/1, आई एम सॉरी, हाँ 1/1, 1/2, 1/3, देन देयर इज 0 0 0 0 0 0। आपको लिख के बात खत्म करनी। किया क्या मैंने, अगर मुझे कोई भी डायगोनल एलिमेंट दिया गया, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया और उसका अगर मुझे इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया है, तो मैं बस उसका क्या करूंगा, जितने सारे मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है उनका क्या करने वाला हूँ, बस रेसिप्रोकल लेने वाला और आई विल बी देयर विद द आंसर। अगेन एमसीक्यूज हो, गेट की एग्जाम हो, तो इनके लिए शायद आपको ऐसे वाले कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था बेसिक्स, बहुत बेसिक्स था मैट्रिसेस का। और इन बेसिक्स के साथ साथ अब सिर्फ हम लोगों को दो कॉम्बिनेशन सीखने। एक होता है कि किस तरीके से मैट्रिक्स को, दो मैट्रिसेस जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, मल्टीप्लाई किस तरीके से किए जाते हैं। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है तो आप बस मुझे ऑर्डर सही से बता देना। अब आप स्मार्ट हो चुके हो, राइट। पहले तो रो लिखो, यहाँ पे रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 2 है। यहाँ पे देखो रोज कितनी है, 3 है, कॉलम कितने हैं, 3 है। मुझे बता दो, क्या 2/2 वाला मैट्रिक्स 3/3 वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं भाई। कहीं ना कहीं ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो बहुत मैटर करती है। दोनों की ऑर्डर सेम होगी तो ही दोनों ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब मैं उसको लिख भी नहीं पा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना, इस केस में आपका जो आंसर है वो कभी नहीं आएगा। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? अब आप पूछोगे छोड़ो ना सर, ये देखो यहाँ पे देखो कौन है भाई, ये देख, ये 3/3 दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा फास्ट कर लूँ, ये बता दो, 1 2 3 दिखाई दिए मुझे और यहाँ पे कॉलम्स कितने, 2। अब मुझे बताइए, एक 3/3 का लेके आते हो, एक 3/2 का लेके आते हो और बताते हो कि भाई हमें इनको ऐड करना है, तो क्या वो हो सकता है? नहीं। देखो, जब कभी क्रिकेट मैच में भी, टूर्नामेंट में अंडर 18 बोला जाता है तो सारे मेंबर्स जो होते हैं वो अंडर 18 होना ज़रूरी है। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो ये वाले समेशंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर सर अब आप बता दो, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो देखना भाई, तू खुद खुश रहे, ये 3/3 है, ये भी 3/3। अब किसने मना किया है? सारी टीम अंडर 18 है तो अंडर 18 की टूर्नामेंट खेलेगी ना। तो बता दो, एडिशन फटाफट बता दो अभी। अब ये मत बोलो सर मुझे तो एडिशन भी नहीं आता है। भाई पोजीशन टू पोजीशन, एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड करने का है। 1 + 4 लिख दो 5,
2 + 2 4, देन 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन -1 + 2 अगेन 1, 1 + 1 आएगा 2, 2 + 1 आएगा 3, देन देर इज 5, देन देर इज 4 एंड देन देर इज 6। तो दैट्स ऑल मेरे भाई। इस तरीके से आप लोग एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ये दोनों के दोनों चीज़ें जो वो कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू आपका कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन ऑर्डर पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब ये हो गया सम ऑफ मैट्राइसिस। अब आगे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। देख लो भाई, मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे कोई भी अगर मैट्राइसिस का, तो क्या सर यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करती है? मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिलता है। अब कैसा डिस्काउंट मिलता है सर, बताता हूँ। यहाँ पे जैसे पूरा का पूरा सेम टू सेम दिखना चाहिए था, ऑर्डर मतलब रो कॉलम बिल्कुल सिमिलर चाहिए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए। रुको मैं बताता हूँ आपको। ये आपको यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है अभी, 1 2 3, यानी कि ये दिस इज क्लियरली 3/2 करेक्ट है, 3/2। इसको देख लेना, ये कौन है, ये दिस इज नथिंग बट व्हाट 2/3। अब आप मुझे बता दीजिए, इस केस में जब आप इसको देख रहे हो तो 3/2 और 2/3 के हिसाब से जब हम लोग जाएंगे तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी कि इसका कॉलम और इसका रो मैच होना चाहिए। ये अगर मैच हुआ तो ही आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड बूम, यहाँ पे आपका ये 3 अगर डिफरेंट भी रहा तो भी बिल्कुल भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन इज एब्सोल्युटली वैलिड। लेकिन रुको, अगर मैं आपको इसको किसी और तरीके से दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ऐड वन मोर यहाँ पे कुछ चीज़ और आपको दिखा दूं, तो मुझे बता दो अब ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ऐड 2 - 2 and 1 यहाँ पे, तो अब ये ऑफकोर्स क्या हो गया आपका 3/3 हो गया कि नहीं। अब आप मुझे बता दो, इसका रो का कॉम्बिनेशन और इसके कॉलम का कॉम्बिनेशन में मैचिंग आ रही है क्या? कोई चीज़ नहीं आ रही है। तो अब इस केस में आप बोल सकते हो दिस इज क्लियरली इनवैलिड। आप यहाँ पे दिए गए दो मैट्रिसेस जो है वो बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर अरे सर, फिर ये वाले एग्जांपल में बता दो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते। देखो, जिसको 3/3 वाला मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको ऑब्वियस रीजन से 2/2 आएगा ही आएगा। तो आपने 3/3 अच्छे से देखना है सर किस तरीके से कर रहे हैं। आई नो आपको आता है, आपने पहले भी किए हुए। और तो और आप क्या आपको पता है, कैलसी पे भी ये मल्टीप्लिकेशन होते हैं जो आपको दिया गया है, जो आप यूज करते हो एग्जाम के लिए। ये देखो, दिस इज 3/3, दिस अगेन इज 3/3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इज एब्सोल्युटली सेम। दिस क्लियरली टेल्स अस कि भाई यहाँ पे हम लोग क्लियरली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर कर रहे हैं तो दिखेगा कैसे, ये भी तो दिखाना जरूरी है। तो मैं बताता हूँ कॉम्बिनेशंस कैसे खेले जाते हैं। आपको सबसे पहली रो और सबसे पहले कॉलम के साथ खेलना है। तो आप मुझे बता दो फटाफट, मल्टीप्लिकेशन में लिखता हूँ। 1 × 2 is 2, then there is 2 × -3 is -6 and then there is -1 × 1 is nothing but कितना आया -1। देखो कितने अच्छे से उनको प्लेस करके लिखा हुआ है। अब आप पूछोगे सर एक रो एक कॉलम खत्म हो गया। रुको, रो वही रखनी है आपको, रो वही रखनी है, लेकिन अब आपका कॉलम चेंज हो जाएगा। चलो बता दो अभी, वापस कम ऑन। 1 × 1 is 1, 2 × 1 is 2 एंड देन देयर इज -1 × 0 जो कि कितना आएगा 0 आएगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? सर अब ये कहाँ तक चलेगा भाई? एक ही रो को शिद्दत से पकड़ो और उसको सारे कॉलम के लिए एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो तो आपको मिलेगा अभी 1 × 3 is 3, then there is 2 × 1 is that is 2 and then -1 × 3 is again -3। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो सर सारे कॉलम खत्म हो गए भाई, फिर रो स्विच करना, ये स्टेपर मोटर के हिसाब से वर्कआउट होता है। अब देख लेना, अब मैं जाऊंगा इस पर्टिकुलर रो के लिए हेल्प करना। 2 × 2 that is 4, then 3 × -3 is -9, then 1 × 1 is again +1। सिमिलरली उसी रो के साथ कॉलम चेंज हो गया। 2 × 1 is 2 and then 3 × 1 is 3 and then there is 0। next 2 × 3 is 6, then there is 3 × 1 is 3 and then there is 1 × 3, यानी कि अगेन यहाँ पे कितना आया +3। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अगेन सारे कॉलम खत्म हो गए। सर अब क्या करें भाई? अब आप वापस उठाओ और इस नए वाले को ले लो और सारे कॉलम्स कवर कर लो। चलो फटाफट कर लो। तो आपको पता पड़ रहा है ये 3 बार इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है और ये इस तरीके से बस एक बार इंडिविजुअली जाता है। तो देखो 1 × 2 करोगे तो 2 आएगा, -1 × दिस इज +3, 4 × 1 is +4। Similarly 1 × 1 is 1, then there is -1 × this is -1 and 4 × 0 is 0, then there is 1 × 3 is 3, then there is -1 and then there is +12। तो अब ये ओवरऑल जब वर्कआउट होगा तो द आंसर दैट यू गेट इन दिस केस इज 2 - 7। भाई जो भी हो आपके पास कैलसी है ना, फटाफट निकाल लो। अब मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ पे जैसा आ रहा है मुझे समझ में आ रहा है। -4 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, 12 लिख रहा हूँ,
9 लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ, 3 - 2 2 + 12 कितना हो गया 14 लिख रहा हूँ, वॉट एवर इट इज़। ये आया मेरा मल्टीप्लिकेशन। सो आप लिख सकते हो मैंने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को यहाँ पे क्या करके दिखाया, मल्टीप्लाई करके दिखाया। तो भाई ऐसे ही एक हाथ दो रैंडमली सम्स लो और आप मल्टीप्लिकेशन करने की प्रैक्टिस करो। आई होप सो कि ये जितना जो कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है रिगार्डिंग मैट्रिक्स आपको सब कुछ समझ में आया। मैं आपको बता रहा हूँ आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आने वाले जहाँ पे आपको मैट्रिसेस अंकल को यूज़ करना ज़रूरी है। और एक बात, जैसे ही मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊँ ना तो रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। तो प्लीज़ इतने सारे एप्लीकेशंस है तो थोड़ा रिस्पेक्ट जो है वो मैट्रिसेस को मिलना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।